पता नहीं। चलो ये बताओ, आवाज आ रही है सभी को? चलो, पिछली क्लास में एक क्वेश्चन दिया था मैंने। जो रोटेशन वाला पार्ट था, फ्लूइड का रोटेशन वाला, उसमें क्वेश्चन दिया था मैंने। क्वेश्चन यहां से देखो। यहां से देखो, क्वेश्चन में यही दिया हुआ था कि एक सिलेंड्रिकल वेसल था और हमने इसमें 0.2 मीटर तक लिक्विड फिल कर रखा था और इसकी पूरी हाइट किसके बराबर थी? 0.6 मीटर। और जो रेडियस दिया हुआ था 0.3 मीटर के बराबर, रेडियस 0.3 मीटर दिया हुआ था। चलो, एक पार्ट तो हमने कर लिया था कि कुछ पर्टिकुलर ओमेगा दे करके मैंने पूछ लिया था, हाइट वगैरह पूछ लिया था, ये सब ठीक है। ये बताओ, इसमें इसके बाद मैंने पूछा था कि ओमेगा की क्या वैल्यू होगी, ओमेगा क्या होगा जिससे कि वाटर जो हो वो बाहर निकलना शुरू हो जाए, स्पिलिंग आउट। ये स्पिल आउट मैंने बताया था। अब एक बार देखो, जैसे ही वाटर अगर स्पिल आउट होगा, उस केस में यहां से हम लोग देखेंगे कि वाटर कब बाहर आएगा? जब लिक्विड जो है वो इस वाले लेवल तक पहुंच जाए। इस वाले लेवल तक अगर पहुंचेगा तभी लिक्विड जो है इसके बाद बाहर आना शुरू होगा। उस समय मान लेते हैं कि ओमेगा जो है वो किसके बराबर, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के बराबर है, ठीक है। उस समय हमें ये कितनी डेप्थ तक जाएगा वो हमें नहीं पता, हो सकता है कि ये इससे ऊपर भी हो, नीचे भी हो सकता है, ठीक है। तो अब एक बार देखो, हमने जो फॉर्मूला लिखा था वो क्या लिखा था कि वाई मैक्सिमम इक्वल्स टू किसके बराबर? ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g प्लस वाई मिनिमम के बराबर, यही फॉर्मूला लिखा था हमने। अब एक बात देखो कि यहाँ पे हमें वाई मिनिमम तो पता नहीं है, यहाँ पे वाई मैक्सिमम हमें पता है किसके बराबर? 0.6। वाई मैक्सिमम कितना आ जाएगा? 0.6 मीटर, ठीक है। रेडियस उस समय हमें पता है, रेडियस आर की वैल्यू किसके बराबर? 0.3 मीटर। ओमेगा भी अननोन है और वाई मिनिमम भी अननोन है हमारा, ठीक है। तो इसके लिए जो मैंने दूसरा इक्वेशन लिखाया था आपको, तो वो क्या यूज करेंगे कि वाई नॉट इक्वल्स टू, क्या लिखा था हमने? वाई मैक्सिमम प्लस वाई मिनिमम बाई 2 के बराबर। ये मैंने बताया था कि ये हमेशा वैलिड होगा, वाई मैक्सिमम प्लस वाई मिनिमम बाई 2 के बराबर, ठीक है। अब एक बार देखो, यहां पे अगर हम पुट करें वाई मैक्सिमम इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g और प्लस वाई मिनिमम की जगह पे क्या पुट करोगे? तो वाई मिनिमम इक्वल्स टू, तो यहां से 2y नॉट
और माइनस ऑफ वाई मैक्सिमम, ये पुट कर सकते हैं हम लोग। यहां से अगर देखिए तो इस वाई मैक्सिमम को इधर ले आओ, 2 ऑफ वाई मैक्सिमम इक्वल्स टू किसके बराबर, तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g, और प्लस में कितना 2y0। ये y0 हमारा क्या है, इनिशियल हाइट जो है जहां तक हमने लिक्विड फिल कर रखा है। तो यहां से एक और रिलेशन हमारा क्या मिल जाएगा कि y मैक्सिमम इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4g, और प्लस में कितना y0 के बराबर। ठीक है, ये हमारा रिलेशन आएगा y मैक्सिमम और y0 के बीच। y मैक्सिमम और y0 के बीच का रिलेशन आ गया। y0 हमें पता है किसके बराबर, 0.2 मीटर। तो इस केस में वैल्यू पुट कर देंगे, y मैक्सिमम 0.6 इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, r की वैल्यू 0.3 का स्क्वायर, 4 इंटू जी की वैल्यू 10 ले लो, प्लस y0 कितना आ जाएगा 0.2 मीटर। यहां से सॉल्व कर लोगे, ओमेगा की वो वैल्यू मिल जाएगी जिसके लिए वाटर जो है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैंने एक और चीज पूछा था कि ओमेगा की क्या वैल्यू हो जिसके लिए लिक्विड ये बेस हमारा विजिबल हो जाए। बेस अगर विजिबल हो जाए, फॉर बेस अगर विजिबल होना है, बेस विजिबल होगा तो कंडीशन कैसा होगा कि ये हमारा सिलेंडर हो गया। अब ये हमें नहीं पता कि ये किस हाइट तक जा रहा होगा। ठीक है, यहां से देखिए बेस हमारा अगर विजिबल है तो उस केस में, बेस विजिबल वाले केस में ये, सॉरी एक मिनट, बेस विजिबल होगा ये कब, यहां से जब लिक्विड क्या हो जाए, ये पूरा इस लेवल तक है, ये यानी मैक्सिमम हाइट जो होगी वो किसके बराबर, 0.6 मीटर के बराबर ही हो जाए। और y0 कितना हो जाएगा, तो y0 सॉरी y मिनिमम जो होगा उस समय हमें पता होगा कि 0 के बराबर। बेस विजिबल जब भी होगा ये लिक्विड कहां तक पहुंचा रहेगा, उसके टॉप तक। और उस केस में 0.6 मीटर हाइट जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा y मैक्सिमम। और अगर बेस विजिबल है तो y मिनिमम कितना, 0। रिलेशन यूज कर लो, y मैक्सिमम इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g प्लस y मिनिमम, यहां से निकल जाएगा। और एक और बात देखो, इसके बाद मैंने पूछा था कि कितना परसेंटेज जो है लिक्विड का वो इस कंटेनर के अंदर है। तो देखो जो ये जो पैराबोलाइड बनता है उसका जो वॉल्यूम होता है, इसका वॉल्यूम मैंने अगर v ले लिया तो v इक्वल टू होता है हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये हमेशा ध्यान रखना, हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा। तो यहाँ से हमारे पास हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वहां से इसका वॉल्यूम मिल गया हमें कि कितना वॉल्यूम इसके अंदर बचा हुआ है। तो उसके हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं परसेंटेज ऑफ द लिक्विड, जो परसेंटेज जो है वो कितना, जो तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके बराबर, 1/2 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, और इंटू हाइट कितनी 0.6 के बराबर। यहां से निकाल लो फिर कितना वॉल्यूम इस सिलेंडर के अंदर बचा हुआ है। ठीक है, चलो क्लियर हो गया ये सभी को। एक बार आप लोग एक काम करना, जैसे है ना, जब भी अगर लिख दे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में नोट कर लेना उसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट अभी एक सवाल और करते हैं इस वाले में। अब मान लेते हैं कि ये तो हमारा था कैसा, सिलिंड्रिकल था। अगर हमने यूट्यूब वाला टाइप का ले लिया अगर हमने, और उसको अगर रोटेट करा रहे हैं तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, देख लो यहाँ पे। ये जैसे मान लो ये हमने एक ले लिया यूट्यूब, और इसमें कोई लिक्विड फिल किया हुआ है। ये लिक्विड मान लो इस लेवल तक हमने फिल कर रखा है। ठीक है, पहले अगर मान लो ऐसे ही लिक्विड फिल किया हुआ सेमी लिक्विड है, उस केस में दोनों कॉलम में जो लिक्विड की हाइट होगी वो क्या होगी, सेम। बाद में हमने क्या करना शुरू कर दिया, इस लिक्विड को इसके अबाउट रोटेट कराना शुरू कर दिया। इसको हमने रोटेट कराना शुरू कर दिया ओमेगा से, और इसकी ये पूरी लेंथ किसके बराबर है, तो एल के बराबर। अगर इसको रोटेट करा रहे हैं तो इस केस में क्या होगा कि लिक्विड का लेवल दोनों केस में अलग अलग होगा। यहाँ पे लिक्विड थोड़ा नीचे जाएगा
और इसमें थोड़ा लिक्विड जो होगा ऊपर की तरफ जाएगा। तो हमें यही फाइंड करना है कि अगर ओमेगा से रोटेट करा रहे हैं तो इसमें हाइट का, लिक्विड के हाइट का डिफरेंस क्या होगा। तो ये हमने ले लिया कितना, h के बराबर। तरीका देखो, कोई फॉर्मूला इसमें याद नहीं रखना, हमारा तरीका क्या होगा कि मान लो कि यहां से x डिस्टेंस पे एक लिक्विड कंसिडर करें जिसकी विड्थ किसके बराबर है, dx के बराबर। ये लिक्विड कंसिडर करें तो एक बात देखो, क्या ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा, ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा जिसका रेडियस किसके बराबर, dx के बराबर। यहाँ इसके इस साइड का लिक्विड जो है इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, और इसके इस साइड का लिक्विड, राइट साइड का लिक्विड इस पे लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा। यहां से हमने F1 ले लिया, यहाँ पे कितना F2, जो F2 माइनस F1 होगा वो किसके बराबर, तो F2 माइनस जो F1 होगा वो होगा हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि dm ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना x के बराबर, m ओमेगा स्क्वायर r होता है, dm इसका मास, ओमेगा स्क्वायर इंटू इसका रेडियस। F2 माइनस F1 काफी स्मॉल होगा, चूंकि इतने डिस्टेंस में प्रेशर डिफरेंस काफी कम आएगा, तो क्या लिखेंगे, dp इंटू ए क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इक्वल्स टू dm इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। dm को क्या लिख सकते हैं, तो dp इंटू ए इक्वल्स टू dm को, तो डेंसिटी इंटू कितना, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना, तो a और इंटू dx के बराबर, dx के बराबर, तो यहाँ से dx लिख दिया मैंने, यहाँ से a से ये कैंसिल आउट हुआ, तो फाइनली ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, dp इक्वल्स टू रो ओमेगा स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, तो अब एक बार देखो, ये अपने पास 0 से लेकर के कहाँ तक, L तक, क्योंकि इस वाले पार्ट में हमारे पास लिक्विड जो होगा ये प्रेशर डिफरेंस के कारण ये रोटेट नहीं हो रहा होगा, इसका नॉर्मल जो होगा वो रोटेट करा रहा होगा। तो यहां से हम लोग देखेंगे x 0, तो जब x 0 तो वहां पे प्रेशर मान लेते हैं, इस पॉइंट पे प्रेशर P1, और यहाँ पे प्रेशर, लिक्विड की हाइट अलग है तो प्रेशर P2, तो P1 से लेके कहाँ तक, P2, और 0 से L, P2 माइनस ऑफ P1 इक्वल्स टू रो ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर बाई 2। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं जो P2 माइनस P1 होगा, यानी यहाँ का प्रेशर और इस वाले पॉइंट का प्रेशर दोनों में डिफरेंस कितना होगा, इस वाली हाइट के कारण, तो किसके बराबर, तो रो इंटू जी इंटू एच इक्वल्स टू रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2। रो से रो कैंसिल आउट हुआ, एच इक्वल्स टू कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन में कितना, 2g के बराबर। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को भाई, जो अगर नहीं समझ आया ना बेझिझक पूछ लेना आप लोग, ठीक है, क्योंकि अभी तो ये 30 अप्रैल तक ऐसा ही चलने वाला है, तो ऐसा नहीं हो कि 2-3 चैप्टर निकल जाए और ऐसे ही बेकार हो, ठीक है। यहाँ से देखो, मैं ये बोल रहा हूँ जो भी है 2 बार 3 बार जो भी है पूछ लेना जरूर भाई। मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ से देखो, एक लिक्विड का ये ट्यूब है, ये हमने इसको रोटेट कराना शुरू कर दिया है, इस वाले पहले लिक्विड जो है दोनों कॉलम में सेम हाइट तक होगा। इसके बाद जैसे ही अगर आप रोटेट कराना शुरू करोगे, तो रोटेट कराओगे तो उस केस में ये लिक्विड ऊपर तक जाएगा, जाएगा भाई। अब एक बात देखो, जब ये ऊपर तक जाएगा तो मान लिया कि इस वाले कॉलम में लिक्विड इस लेवल तक आ गया और इस वाले में ऊपर तक आ गया, तो डिफरेंस कितना, स्मॉल h के बराबर। हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ से x डिस्टेंस पे जाके dx थिकनेस का एक डिफरेंशियल एलिमेंट कंसिडर कर लिया। अब जब ये पूरा का पूरा ट्यूब ऐसे रोटेट हो रहा होगा, तो ये dm मास क्या होगा, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा, और उस सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या होगा, x के बराबर। तो क्या लिखेंगे, इसके इधर का लिक्विड इस पर राइट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, और ये लिक्विड लेफ्ट डायरेक्शन में। ज्यादा कौन सा होगा, F2, क्योंकि इधर फोर्स लगेगा तभी तो dm ओमेगा स्क्वायर x जो बैलेंस होगा सेंट्रीफ्यूगल। F2 माइनस F1 इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स dm ओमेगा स्क्वायर x। F2 माइनस F1 को मैंने क्या ले लिया, तो जो प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया, और यहां से dm को मैंने लिख लिया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे लिखा, तो क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू dx, a इंटू dx, यहां से इंटीग्रेट कर दिया। अब एक बार देखो, जो लिमिट पुट करेंगे वो 0 से लेकर के L तक, क्योंकि हमें यहीं पे प्रेशर डिफरेंस निकालना, 0 से L, तो यहाँ पे 0 ले, जब अगर मान लो यहाँ पे x 0 तो प्रेशर P1, जब x की वैल्यू L तो प्रेशर कितना, P2, तो P2 माइनस P1 किसके बराबर, रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2, और जो प्रेशर डिफरेंस आएगा वो किसके बराबर,
तो रो इंटू जी इंटू एच के बराबर। यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर जो होगा उसके बीच कितना आएगा, एच हाइट की लिक्विड के कारण, तो हाइट निकल गया किसके बराबर, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हम लोग स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ, अब एक बार देखो, जैसे अगर किसी भी बॉडी के ऊपर जो विस्कस फोर्स लग रहा था उसके लिए न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया था, लेकिन वो फॉर्मूला हमारा कब वैलिड है, जब अगर एक लिक्विड का फ्लो रहा, जैसे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे या किसी प्लेन सरफेस पे लिक्विड अगर फ्लो कर रहा है, उस केस में वो हमारा वैलिड होगा ईटा इंटू ए इंटू डीवी बाई डी वाई या डीवी बाई डी एक्स जो भी रहे। मान लो अगर कोई भी अगर एक बॉल है या फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो किसी लिक्विड के अंदर हमने मर्ज कर, ये अगर मूव कर रहा है, तो भी उसके अंदर एक विस्कस फोर्स लगेगा। जैसे मान लो सपोज अगर हमने कोई एक विस्कस लिक्विड ले लिया, जैसे हनी ले लिया, उसके अंदर एक बॉल ड्रॉप कर दिया, बॉल नीचे मूव करेगा, उसके ऊपर एक विस्कस फोर्स लग रहा होगा, तो उसके लिए स्टोक्स लॉ हम लोग अप्लाई करेंगे। स्टोक्स ने ये बताया था कि मान लो कि अगर सपोज ये हमने लिक्विड कॉलम ले लिया, ये लिक्विड एक विस्कस लिक्विड है, इसकी जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ले लेते हैं वो किसके बराबर, ईटा, और यहां से हमने एक बॉल अगर मान लो इधर नीचे मूव कर रहा है, ठीक है, जिसका रेडियस किसके बराबर है, स्मॉल आर के बराबर, रेडियस स्मॉल आर के बराबर है, और ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v से, तो इसके ऊपर एक विस्कस फोर्स लगेगा ऊपर के डायरेक्शन में। ठीक है भाई, तो उसने ये विस्कस फोर्स इसके ऊपर निकाला था, विस्कस फोर्स एफ बी, तो उसने डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके निकाला था। ठीक है, तो उसने ये मान लिया कि एफ बी जो है, जो डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं कि डिपेंडेंसी चेक करते हैं उस पर, कि वो जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है वो कौन कौन सी क्वांटिटी के किस पावर पे डिपेंड कर रहा है। तो मान लेते हैं कि विस्कस फोर्स जो है रेडियस के एक्स पावर ए पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी की पावर बी पे, और विस्कोसिटी की पावर सी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यानी हम क्या लिख सकते हैं, एफ वी इक्वल्स टू के इंटू आर की पावर, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लेते हैं, आर की पावर ए, वेलोसिटी v की पावर b, और ईटा की पावर c ले लिया हमने, जो विस्कस फोर्स ले लिया। अब एक बात देखो, जो डायमेंशनल एनालिसिस से करते हैं तो पहले ईटा का डायमेंशन निकालते हैं, वेलोसिटी का डायमेंशन और आर का डायमेंशन हमें पता है। ईटा का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो एफ इक्वल्स टू हमने क्या निकाला था, ईटा इंटू ए इंटू डीवी बाई डी वाई। यहां से ईटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, एफ डी वाई अपॉन में क्रॉस सेक्शन एरिया ए इंटू डीवी। यहां से क्या हो जाएगा, ईटा का जो देखें तो ये कितना आ जाएगा, एम एल टी माइनस टू, जो y है उसका डायमेंशन l, क्रॉस सेक्शन एरिया का डायमेंशन L2, और वेलोसिटी का डायमेंशन LT माइनस 1। तो फाइनली ये किसके बराबर आएगा, m, यहां से l से ये वाला l कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे नीचे बचेगा l माइनस 1, और ये कितना आ जाएगा t माइनस 1 के बराबर। ये हमारा विस्कोसिटी का डायमेंशन होगा। ठीक है, जो विस्कस फोर्स लिखेंगे उसका डायमेंशन देख लेते हैं, एम एल टी, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस 2 होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो केजी की जगह पे एम, मीटर की जगह पे एल, और सेकेंड स्क्वायर की जगह पे टी, इक्वल्स टू के, और डायमेंशन रेडियस का डायमेंशन एल और इसका पावर ए, वेलोसिटी तो इसका डायमेंशन एल टी माइनस 1 इसका पावर बी, और विस्कोसिटी के लिए लिखेंगे एम एल माइनस 1 टी माइनस 1 और इसका पावर सी। अब एक बार देखो, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, अब ये जो पावर है दोनों साइड बैलेंस होना चाहिए, तो एम एल टी माइनस 2 और इक्वल्स टू क्या आएगा, के एम की पावर सी, एल की पावर ए प्लस बी माइनस सी, और टी की पावर माइनस बी माइनस सी आएगा। ठीक है, अब एक बार देखो, यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि c इक्वल्स टू कितना, पावर यहाँ पे इक्वेट करो, m का पावर c, और यहाँ पे कितना है 1, c इक्वल्स टू 1, उसके बाद a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू कितना आएगा 1 के बराबर, और माइनस बी माइनस सी जो आएगा वो भी माइनस 2 के बराबर। c की वैल्यू 1 पुट करते हैं यहाँ पे, c की वैल्यू 1 यानी माइनस बी माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 2, यानी माइनस बी इक्वल्स टू माइनस 1, यानी b इक्वल्स टू किसके बराबर 1, b 1 आ गया, c 1 आ गया, तो यहां से देखो 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी a इक्वल्स टू कितना आएगा 1, यानी ये जो क्वांटिटी है जो विस्कस फोर्स उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो एफ वी इक्वल्स टू के इंटू आर
यानी ऐसे लिख सकते हैं ईटा इंटू आर इंटू वी, और उसने कांस्टेंट की वैल्यू निकाली अगर अलग अलग एक्सपेरिमेंट से, तो उसने देखा कि एफ वी इक्वल टू जो होता है 6 पाई ईटा आर वी के बराबर, यानी विस्कस फोर्स जो होगा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो किसके बराबर होगा, तो 6 पाई ईटा इंटू आर इंटू वी के बराबर, जहां पे वी क्या हो गया, वेलोसिटी, वी जो है वो क्या हो गया, वेलोसिटी, ईटा जो है वो विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और आर जो हो गया रेडियस, आर हो गया रेडियस, जो भी बॉल या जो भी ऑब्जेक्ट है उसका रेडियस हो गया। ठीक है, वैसे ये हमने निकाला किसके लिए, एक स्फीयर के लिए ही, लेकिन ये वैलिड सबके लिए होगा। ठीक है, चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, टर्मिनल वेलोसिटी। नेक्स्ट हेडिंग डालो, टर्मिनल वेलोसिटी। चलो अब यहां से देखते हैं टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा। जैसे मान लेते हैं एक काफी ज्यादा हाइट तक अगर एक लिक्विड फिल किया हुआ है, जैसे ये कॉलम हमने मान लिया बहुत ज्यादा, काफी बड़ा कॉलम है, और इसमें लिक्विड फिल किया हुआ है, इसमें लिक्विड फिल कर लिया हमने। अब इसके अंदर जैसे ही अगर आप एक बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप ड्रॉप करोगे, तो उस केस में इसकी वेलोसिटी जो होती है वो थोड़े टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाती है। यानी यहां से अगर हमने ड्रॉप किया, ये पहले वेलोसिटी थी, कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाती है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। देख लेते हैं कि कैसे ये वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। तो मान लेते हैं कि एक बॉल हमने यहां से ड्रॉप किया, और जब ये यहाँ इस पर्टिकुलर पोजीशन में पहुंचा, तो इसकी वेलोसिटी किसके बराबर, v के बराबर। ठीक है, इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, mg, उसके बाद और कौन सा फोर्स, विस्कस फोर्स, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर विस्कस लिक्विड है तो ऊपर के डायरेक्शन में विस्कस फोर्स लगेगा ही। नेक्स्ट, उसके बाद ऊपर के डायरेक्शन में कौन सा, बॉयंट फोर्स, विस्कस फोर्स ऊपर लग रहा है, ऊपर बॉयंट फोर्स, नीचे कौन सा, mg। अब एक बात देखो, यहां से पहले अगर बात करें हम लोग, जैसे ही अगर आप ड्रॉप करोगे, तो उस केस में जो बॉयंट फोर्स लगेगा वो तो कांस्टेंट हो गया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम को मैं वी नॉट से लिख रहा हूँ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी के बराबर। ठीक है, डेंसिटी किसका, इस लिक्विड का डेंसिटी रो ले लिया, और इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी सिग्मा, रो इंटू वी नॉट इंटू जी के बराबर। ठीक है भाई, ये हमारा कौन सा हो गया, बॉयंट फोर्स लग रहा है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। और पहले क्या होगा, mg लग रहा होगा, ये हम लोग ले रहे हैं कौन सा, mg लग रहा होगा, और mg की वैल्यू किसके बराबर, सिग्मा इंटू वी नॉट इंटू जी के बराबर। ठीक है भाई, सिग्मा इंटू वी नॉट इंटू जी। अगर मान लो ये सिग्मा अगर ग्रेटर देन रो है, उस केस में सिग्मा अगर ग्रेटर देन रो है तो ये बॉल नीचे आना शुरू होगा, यानी mg जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, बॉयंट फोर्स, mg जो होगा वो ग्रेटर देन किससे, बॉयंट फोर्स से। यानी एक्सेलरेशन जो होगा पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि जब ये वेलोसिटी आएगा उसके बाद विस्कस फोर्स आना शुरू होगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। इस कारण से वेलोसिटी जो होगी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगा। अगर हम इसका एफबीडी बनाए तो ऊपर एक बॉयंट फोर्स लग रहा होगा, और नीचे कौन सा, mg लग रहा होगा। जैसे ही अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी उस केस में विस्कस फोर्स एक्शन में आएगा, और विस्कस फोर्स भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। एक समय आएगा कि जब यहाँ पे, मतलब जब तक ये विस्कस फोर्स ये अगर आएगा तब तक ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स बढ़ता जाएगा, एक्सेलरेशन धीरे धीरे डिक्रीज होगा, लेकिन वेलोसिटी जो होगी बढ़ती रहेगी। कब तक, जब तक कि बॉयंट फोर्स और विस्कस फोर्स जो हो जाए वो किसके बराबर नहीं हो जाए, mg के बराबर नहीं हो जाए।
बॉयंट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स किसके बराबर नहीं हो जाए, mg के बराबर नहीं हो जाए। अब यहां से देखो तो बॉयंट फोर्स किसके बराबर, तो डेंसिटी इंटू वी नॉट इंटू कितना जी। और जैसे ही अगर ये दोनों बराबर हो गए उस केस में बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो, यानी वेलोसिटी जो हो जाएगी वो कांस्टेंट होगी, और वही वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी लिखेंगे vt। यानी ये थोड़ी देर बाद ये किसी कांस्टेंट वेलोसिटी vt से मूव करना शुरू कर देता है, और उसी कांस्टेंट vt से हमेशा मूव करते रहेगा, और वही हमारा क्या होगा, टर्मिनल वेलोसिटी। क्योंकि अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो और वेलोसिटी में और कोई चेंज नहीं आएगा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट। तो उसी को हम लोग वीटी लिख रहे हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। कितना हो जाएगा, जो विस्कस फोर्स लगेगा कितना, 6 पाई ईटा आर इंटू वी, इसका रेडियस हमने ले लिया आर के बराबर, ठीक है, इक्वल्स टू एम जी किसके बराबर, तो सिग्मा इंटू वी नॉट इंटू जी के बराबर। अगर स्फेयर है तो वॉल्यूम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम वी नॉट इक्वल्स टू 4/3 पाई इंटू आर क्यूब के बराबर, ठीक है भाई। यहां से देखो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी प्लस 6 पाई ईटा आर वी वी टी इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 4/3 पाई इंटू आर क्यूब और इंटू कितना जी। क्लियर हुआ ये चीज। अब एक बार देखो यहां से वीटी हमें निकालना है, तो पाई से तो सारा ये पाई कैंसिल आउट हो गया, ठीक है भाई। वीटी निकालना है तो बाकी सबको उधर भेज देते हैं, 6 ईटा आर वी टी इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 4/3 आर क्यूब जी माइनस रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब जी के बराबर। यहां से अगर हम कैलकुलेट करें तो वीटी इक्वल्स टू किसके बराबर, तो 4/3 आर क्यूब इंटू जी कॉमन ले लो, बचेगा कितना, सिग्मा माइनस रो अपॉन में 6 ईटा आर के बराबर। तो फाइनली जो टर्मिनल वेलोसिटी आएगी वो किसके बराबर, तो यहां से 2 ये 2 टाइम्स होगा और ये 3 टाइम्स, कितना हो जाएगा 2/9, आर से आर कैंसिल आउट हुआ, आर स्क्वायर जी अपॉन में कितना ईटा इंटू सिग्मा माइनस किसके, रो के बराबर। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी। यानी ये ध्यान रखना, ये तभी पॉसिबल है जब हमारा सिग्मा जो हो वो ग्रेटर देन किससे हो जाए, रो से, अदरवाइज ये तो लिक्विड फ्लोट करना शुरू करेगा, तो उस केस में टर्मिनल वेलोसिटी पॉसिबल नहीं होगा। तो जब अगर बॉल की डेंसिटी अगर लिक्विड से ज्यादा हो उस केस में हमारी टर्मिनल वेलोसिटी कितना, 2/9 स्मॉल आर स्क्वायर जी बाई ईटा सिग्मा माइनस रो के बराबर। क्लियर हुआ ये चीज। चलो ये बताओ भाई, क्लियर हुआ। चलो एक बार स्क्रीनशॉट लो फटाफट। अब जैसे एक बार देखो यहाँ पे जो टर्मिनल वेलोसिटी का केस होता है वो कहाँ कहाँ पे हमें ऑब्जर्व करने को मिलता है। जैसे मान लो रेन ड्रॉप जो फॉल होता है, तो रेन ड्रॉप भी जो फॉल होता है वो भी क्या होगा कि जैसे मान लो पहले वो जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट करता है, फिर जैसे जैसे नीचे जाएगा वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो उस केस में जो एटमॉस्फेयर होता है वो एटमॉस्फेयर क्या विस्कस फोर्स लगाएगा उसके ऊपर, और उसी कारण से, और बॉयंट फोर्स भी लग रहा होगा क्योंकि जो गैस या एटमॉस्फेयर है वो भी क्या करेंगे, बॉयंट फोर्स लगा रहे होंगे। तो ये जो बॉयंट फोर्स और विस्कस फोर्स लगेगा वही आकर के कुछ दूर के बाद mg के बराबर हो जाता है, और लिक्विड जो होता है वो किसी v वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से आता है। अदरवाइज अगर मान लो वो अगर विस्कस फोर्स नहीं हो, यानी एटमॉस्फेयर अगर नहीं हो, उस केस में कॉन्टिन्यूअसली वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो सोचो ये जो वाटर ड्रॉप भी है वो काफी ज्यादा हाई वेलोसिटी से आएगा, ठीक है। क्योंकि वी स्क्वायर बराबर हम लोग यू स्क्वायर प्लस 2s अप्लाई करें तो 2g इंटू एच, और h अगर मान लो अगर हमने 1000 मीटर भी ले लिया, तो सोचो v इक्वल्स टू जो आएगा 20,000 के रूट, यानी लगभग ये हो जाएगा 100√2 मीटर पर सेकंड से की वेलोसिटी से हमें वो ड्रॉप जो है वो स्ट्राइक करेगा। तो ये तो एकदम से काफी शरीर फटने वाला केस हो जाए, क्योंकि 100√2 वेलोसिटी काफी ज्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए हमें अगर वाटर ड्रॉप अगर फॉल होता भी अगर हमारे ऊपर तो कोई इफेक्ट इसीलिए नहीं पड़ता है क्योंकि वो काफी कम हाइट गिरते ही वो टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेता है, और जैसे ही अगर कम हाइट पे टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेता है तो इसी कारण से हमारे ऊपर भी जब गिरता है तो उस केस में काफी काफी कम वेलोसिटी से गिरता है। अदरवाइज अगर ये विस्कस फोर्स नहीं रहे और ये अगर टर्मिनल वेलोसिटी से नहीं गेन करके गिरे और उसके बाद अगर ये वाले इक्वेशन से गिरे
तो उस केस में वेलोसिटी जो होगी वो काफी ज्यादा होगी। 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर से ही गिरने पे ये हालत हो जाएगी। और लगभग 1 किलोमीटर तो हमने ये ले लिया जी, तो लगभग कांस्टेंट मान नहीं सकते हैं। तो आखिर बाकी अगर मान लो 100 200 400 किलोमीटर हाइट से गिरे तब तो काफी ज्यादा वेलोसिटी हो जाएगी। दूसरा एक होता है ये हमारा कौन सा, कि जैसे जो क्लाउड्स का जो फॉर्मेशन होता है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन भी वो एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे ही मान लो एटमॉस्फेयर जो रहता है, डस्ट पार्टिकल्स जो रहते हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ क्या करते हैं, कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन होने के बाद जैसे ही नीचे फॉल होना शुरू करते हैं, तो उस केस में वो कुछ दूर कुछ हाइट पे ही क्या करते हैं, वो भी टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेते हैं। और वो टर्मिनल वेलोसिटी इतनी ज्यादा कम होती है कि वो हमको लगता है यही कि जो क्लाउड है वो एक ही जगह पे बस फ्लोट कर रहा है, और लगभग काफी स्मॉल होता है, इसीलिए हमें लगता है कि हाँ एक जगह पे फ्लोट कर रहा है, यानी क्लाउड किसी पर्टिकुलर हाइट पे ही स्थिर है। तीसरा हम लोग एक एप्लीकेशन और देखते हैं जैसे जो पैरासूट वाला केस है। पैरासूट वाले केस में भी क्या होता है, जैसे मान लो अगर इस शेप का अगर पैरासूट है, तो ये अपने पास इसके ऊपर जैसे हमारे कारण नीचे mg लग रहा होगा, हमारे ऊपर ये जो एयर जो होता है एयर ड्रैग के कारण वही बॉयंट ये विस्कस फोर्स लगता रहता है। और वही चीज जो रहता है कि ये दोनों बराबर हो जाते हैं, इसलिए हम टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेते हैं, तब धीरे धीरे नीचे आते हैं। अदरवाइज अगर मान लो ये पैराशूट नहीं हो, उस केस में हम सीधे गिरते जाएंगे तो नीचे जो अभी आएंगे तो काफी ज्यादा वेलोसिटी से आ रहा है। ठीक है, चलो ये क्लियर हुआ सभी को, ये बताओ भाई टर्मिनल वेलोसिटी वाला केस क्लियर हो गया सभी को? चलो लिखो एक सवाल। A ball is dropped from a height h. A ball is dropped from a height h and its velocity doesn't change, and its velocity doesn't change after entering into water, and its velocity doesn't change after entering into water. Find the value of h. Find the value of h. चलो अब एक बात देखो, सवाल ये बोल रखा है कि मान लो हमने ये वाटर ले लिया, वाटर इसकी डेंसिटी हम लोग ले लेते हैं रो, एक बॉल हम लोग एच हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, एच हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं। अब यहां से देखो जैसे ही इस वाले पोजीशन पे पहुंचा कुछ वेलोसिटी वी नॉट से आएगा, वी नॉट इक्वल्स टू किसके बराबर, तो √2 इंटू जी इंटू एच के बराबर यही आएगी वेलोसिटी। अब जैसे ही इस वाटर के अंदर एंटर हो रहा है तो ये वी जिस वेलोसिटी से एंटर हो रहा है वही वेलोसिटी बाद तक रह जा रही है, यानी एंटर होने के बाद इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी इसकी वेलोसिटी ये जो वी नॉट होगा वही हमारा टर्मिनल वेलोसिटी होगा। और यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि √2 GH इक्वल्स टू किसके बराबर, तो 2/9 R² जी अपॉन में कितना ईटा इंटू सिग्मा माइनस रो के बराबर यही आएगा। तो फाइनल वैल्यू जो आएगी, अब यहां से देख लो जो रेडियस दे रखा है, रेडियस की वैल्यू दे रखी है उन्हें 10⁻³ मीटर, जो सिग्मा दे रखा है वो 10⁴ kg/m³, रो हमें पता है, और रो इक्वल्स टू कितना जाएगा 10⁻³ kg/m³, और जो विस्कोसिटी है वो दे रखा है 10⁻³ डेकापोइज। तो बस यहाँ से हमें निकालना है एच की वैल्यू, तो वैल्यू अब यहाँ पे पुट कर दोगे, यहाँ से एच की वैल्यू निकाल लेना, एच की वैल्यू आएगी 20 मीटर के बराबर। आंसर जो आएगा एच इक्वल्स टू 20 मीटर, सॉल्व कर लेना एक बार।
चलो एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो यहाँ पे, पॉइजली इक्वेशन। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, पॉइजली इक्वेशन। एक बार देखो, इसने जैसे मान लो एक पाइप के थ्रू जो है लिक्विड की वेलोसिटी कैलकुलेट करवाई थी, कि यहाँ पे कि लिक्विड जो है वो पाइप के अंदर किस वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, ठीक है। जैसे ये हमने ले लिया एक पाइप, और पाइप के थ्रू जो लिक्विड है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये जो वेलोसिटी डायग्राम अगर बनाए तो कुछ ऐसा ही आएगा। ऊपर जैसे जैसे जाएंगे वेलोसिटी कम होती जाएगी, नीचे आएंगे वेलोसिटी क्या होती जाएगी, और कम होती जाएगी। मिड पॉइंट वाली वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा, ठीक है भाई। अब एक बात देखो, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे एक डिफरेंशियल एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं लिक्विड का, एक डिफरेंशियल एलिमेंट हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अब विस्कस फ्लूइड है अपना, ठीक है, तो इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, तो ये हमने मान लिया कि इससे ये जो पाइप है इसके एक्सिस से स्मॉल आर रेडियस का हम लोगों ने एक वॉल्यूम कंसिडर किया। इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, एक तो यहाँ से अगर ये लिक्विड आगे फ्लो कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर मान लो P1, यहाँ पे कितना P2, जो P1 होगा वो ग्रेटर देन किससे, P2 से। जो लिक्विड जो फ्लो करेगा वो किसके कारण, प्रेशर डिफरेंस के कारण ही फ्लो करेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर लिक्विड इधर फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर इधर ज्यादा, प्रेशर इधर कम होगा, हाई प्रेशर से किधर जाएगा, लो प्रेशर की तरफ। तो P1 माइनस P2 के कारण एक फोर्स लग रहा होगा, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में, यानी हम इसके ऊपर ध्यान से समझना है, इसमें जो विस्कस फोर्स का डायरेक्शन हमें क्लियर करना होगा। ये नेट फोर्स जो आएगा लिक्विड के प्रेशर डिफरेंस के कारण वो राइट डायरेक्शन में, ठीक है। अब अगर विस्कस फ्लूइड है, जैसे मान लीजिए हमने सिलेंडर ले लिया, विस्कस फ्लूइड जो अगर है तो वो किसके ऊपर विस्कस फोर्स लगाएगा, ये जो सरफेस है सिलेंड्रिकल, सिलेंडर का जो लैटरल सरफेस है उसके ऊपर विस्कस लगाएगा। क्योंकि ये जैसे मान लो एक ऐसे कंसीडर करो कि ये मार्कर मैं अगर लिक्विड के अंदर ऐसे मूव करा रहा हूं, तो विस्कस फोर्स जो होगा वो किसके ऊपर, इस सरफेस के ऊपर लगेगा, पूरा का पूरा जो सरफेस है। क्या ये क्लियर है क्या, पहले ये बताओ विस्कस फोर्स किस सरफेस पे लगेगा, क्लियर है सभी को, फटाफट मैसेज करो, क्लियर है। जो विस्कस फोर्स की जो लिक्विड, सॉरी जो सिलेंड्रिकल हमने लिक्विड अगर लिया उसके लैटरल सरफेस पे लग रहा होगा, तो यहाँ पे लैटरल सरफेस पे कुछ ऐसा लग रहा होगा चारों तरफ, और इसकी वैल्यू हम लोगों ने क्या ले ली है, तो एफ वी के बराबर कितना लग रहा है, विस्कस फोर्स एफ वी। और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल, तभी जा करके ये क्या हो रहा होगा, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, ठीक है। चलो यहां से मैं ये बोल रहा हूं कि ये जैसे सपोज ये हमने सिलिंड्रिकल लिक्विड कंसिडर कर लिया, सॉरी हाँ सिलिंड्रिकल लिक्विड, मान लो ये मार्कर को मैं अगर लिक्विड के अंदर मूव करा रहा हूं, तो उस केस में जो विस्कस फोर्स लगेगा वो इस पूरे सरफेस पे लग रहा होगा, जो लैटरल सरफेस है उसके ऊपर लगेगा। तो लैटरल सरफेस के ऊपर लगेगा यानी ये पूरा विस्कस फोर्स ये इसके ऊपर, और उसकी वैल्यू किसके बराबर, तो एफ वी इक्वल्स टू कितना आएगा, ईटा इंटू ए इंटू डीवी बाई डी वाई के बराबर। वैसे माइनस साइन भी आ गया यहाँ पे, तो ईटा इंटू ए इंटू डीवी बाई डी वाई किस एरिया के ऊपर लग रहा है, जो इसका लैटरल सरफेस एरिया है। तो लैटरल सरफेस एरिया क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ ईटा इंटू, अगर आर रेडियस का सिलेंडर है तो उस केस में उसकी वैल्यू किसके बराबर, तो ईटा इंटू एरिया हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एल के बराबर, सरफेस एरिया यही होगा लैटरल, इंटू डीवी अपॉन में कितना डी आर, चूंकि जो ये वेलोसिटी में जो चेंज आएगा इस डिफरेंस में वो डीवी का चेंज आएगा, और रेडियस कितने विड्थ में, तो डी आर में, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, तो प्रेशर फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, जो कि किसके बराबर, डेल्टा पी इंटू एरिया। डेल्टा पी को क्या लिखेंगे, P1 माइनस P2 इंटू जो सरफेस एरिया आएगा ये जो लिक्विड के कारण
प्रेशर डिफरेंस के कारण जो फोर्स लग रहा होगा वो इस वाले सरफेस क्रॉस सेक्शन पे लग रहा होगा, क्योंकि लिक्विड इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा हो। तो किसके बराबर? तो पाई इंटू आर स्क्वायर के बराबर। यहां से हम क्या लिखेंगे? डेल्टा पी इंटू कितना? पाई इंटू आर स्क्वायर, यही आ रहा होगा। फाइनली हम यहाँ पे वैल्यू क्या लिखेंगे कि एफ इक्वल टू किसके बराबर? एफ वी। और यहां से अगर वैल्यू निकाले तो डेल्टा पी इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू जो विस्कस फोर्स कितना आ रहा है, तो माइनस ऑफ ईटा 2 पाई आर एल इंटू डी वी बाई डी आर के बराबर। ठीक है, आर से एक आर कैंसिल आउट हुआ, यहां से इधर ले आओ, डेल्टा पी, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, डेल्टा पी इंटू कितना आएगा? आर डी आर इक्वल्स टू माइनस ऑफ ईटा 2 एल इंटू डी वी। ठीक है भाई, यहां से अगर देखिए तो जब अगर ये पूरा, जब रेडियस किसके बराबर है? कैपिटल आर के बराबर, तो जब रेडियस किसके बराबर? कैपिटल आर, तो वेलोसिटी कितनी? 0। क्योंकि मैंने बताया था कि जब पाइप के अंदर अगर जो कांटेक्ट में रहेगा वो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? 0। और जब रेडियस 0 हो गया उस समय वेलोसिटी कितनी? इन जनरल मान लेते हैं कि किसी आर वाले पे, तो वेलोसिटी v मान लेते हैं। तो यहां से अगर देखें तो डेल्टा पी इंटू आर स्क्वायर बाई 2, ये इन जनरल मैंने ले लिया है, कैपिटल आर से स्मॉल आर इक्वल्स टू माइनस ऑफ ईटा इंटू 2l इंटू वी के बराबर। तो जो फाइनली v आएगा तो v इक्वल्स टू कितना? तो माइनस ऑफ डेल्टा पी, ये 2 से 2 या नीचे आएगा, कितना हो जाएगा? बाई 4। ये कितना? आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में ईटा इंटू एल, यानी v इक्वल्स टू कितना? डेल्टा पी बाई 4 ईटा एल इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, यहां से अगर देखेंगे तो ये किसके बराबर आएगा? तो v इक्वल्स टू, अगर मान लो स्मॉल आर इक्वल्स टू 0 हो जाए, स्मॉल आर अगर 0 हो जाए, यानी हम इसके एक्सिस वाले पार्ट पे अगर देखें कि सबसे मिडिल पार्ट का, तो r इक्वल्स टू कितना? 0। तो जो v आएगा वो कितना? डेल्टा p अपॉन में कितना? आर स्क्वायर बाई 4 इंटू ईटा इंटू एल के बराबर। ठीक है भाई, अब एक बात देखो कि यहां से हम लोग देखें तो v इक्वल्स टू जो रहेगा वो कितना? तो डेल्टा p अपॉन में कितना आएगा? 4 ईटा एल अपॉन में कितना आएगा? आर स्क्वायर के बराबर। यानी यहां से देख सकते हैं कि v जो है वो क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड यानी किसके बराबर? तो डेल्टा पी अपॉन में कितना? 4 ईटा एल अपॉन में कितना? आर स्क्वायर। ठीक है भाई, अब ये चीज जो है इसकी इक्विवेलेंस हम लोग ले लेते हैं करंट आई इक्वल्स टू वी बाई आर से, यानी जो चेंज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में कितना? रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना? डेल्टा वी बाई आर होता है। तो एग्जैक्टली अब एक बार देखो, जब भी केस आएगा तो एग्जैक्टली सेम तरीके से हम लोग डील करेंगे कि ये जो पार्ट होगा वो हमारा किसकी तरह बिहेव करेगा? रेजिस्टेंस की तरह। और ये जो रहेगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस की तरह। ठीक है, क्योंकि वहां पे लिक्विड जो है वो किस कारण से फ्लो हो रहा है? प्रेशर डिफरेंस। लिक्विड जो है प्रेशर डिफरेंस के कारण, इसमें चार्ज का फ्लो किसके कारण? तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा हो जाएगा? प्रेशर डिफरेंस। और ये पूरा जो टर्म आएगा वो एक रेजिस्टेंस की तरह डील कर रहा होगा। ठीक है, अब एक बार देखो, पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इस पे सवाल कैसे आ सकता है। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया सभी ने? चलो अब एक बार देखो, यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकता है। जैसे मान लो अगर एक पाइप से कुछ इस तरीके का दे दिया हमने, कैसे आ रहा है? जैसे ये हमने ले लिया यहाँ पे, ठीक है, ये पाइप का स्ट्रक्चर हो गया, और ये इसकी लेंथ वगैरह दी हुई रहेगी, तुम्हें रेडियस दिया हुआ रहेगा R1, इसका रेडियस मान लिया R2,
इसका रेडियस मान लिया हमने कितना आर दिन ले लिया हमने, ठीक है। अब एक बार देखो यहां से क्या पूछा जा सकता है कि मान लो अगर लिक्विड अगर इधर से आ रहा है, ठीक है, तो इस केस में लिक्विड कितनी वेलोसिटी से जाएगा या कितना प्रेशर डिफरेंस होगा, ये सब चीजें पूछ सकते हैं, ठीक है। करना कैसे है, बिल्कुल अपने को यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले इन सबका रेजिस्टेंस टाइप का निकाल लो, कितना आ जाएगा 4, जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना 4 ईटा एल अपॉन में कितना आर स्क्वायर, ये आ रहा होगा। रेजिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे इसका, इसका और इसका, ठीक है भाई। अब एक बार देखो, अगर मान लो आई नॉट करंट अगर फ्लो हो रहा है इधर से, यानी आई नॉट कौन सा, मतलब इतनी वेलोसिटी से आ रहा है, तो उस केस में इधर कितने जाएगा और इधर कितने से जाएगा, तो हम वो कैसे निकाल लेंगे। तो आई इक्वल्स टू मान लो प्रेशर डिफरेंस यहाँ का पी नॉट है, जैसे हम लोग बिल्कुल यही मान के चलना है कि यहाँ से I1 करंट जा रहा है, यहाँ से I2 करंट। आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाई आर होता है, यानी आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, आर के। यानी एक बार देखो I1 इज टू I2 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/R1 इज टू 1/R2 के। जैसा कैपेसिटर वाला पार्ट मैंने बताया था सीरीज में कि ये किस तरह किस रेशियो में डिवाइड होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। यही अपने पास जो भी सारा रेजिस्टेंस वाला सर्किट के लिए यूज होगा वो सारा यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो निकाल लोगे फिर अब। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। नेक्स्ट हेडिंग डालो सरफेस टेंशन। नेक्स्ट हेडिंग डालो सरफेस टेंशन। अब यहाँ पे देखो सरफेस टेंशन वाले केस में क्या होगा, दो तरीके के फोर्स की बात कर रहे होंगे, ठीक है। एक हमारा होगा कोहेसिव फोर्स, दूसरा होगा हमारा एडहेसिव फोर्स, ठीक है। तो देखो यार ये पहले समझते हैं हम लोग कोहेसिव फोर्स क्या होता है। कोहेसिव फोर्स का मतलब क्या होगा कि दो सेम मॉलिक्यूल, जैसे मान लो वाटर वाटर ले लिया हमने, जो सेम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो हमारा कौन सा होता है, कोहेसिव फोर्स, ठीक है। ये एक आएगा हमारा कौन सा, कोहेसिव फोर्स। दूसरा आएगा एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या होगा बेसिकली कि दो सेम मॉलिक्यूल, सॉरी सेम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो उसको फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स। जैसे मान लो वाटर का मॉलिक्यूल ले लिया, इनके बीच का जो भी अट्रैक्शन फोर्स होगा, या फिर मर्क्यूरी ले लिया, उनके दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो ये सारे फोर्सेज क्या हो कहलाते हैं, कोहेसिव फोर्स, ठीक है। अब जैसे देखो कि मान लो सॉलिड के केस में हम लोग देखें, सॉलिड के केस में उनका शेप और साइज क्या होता है, एक फिक्स होता है। शेप और साइज फिक्स इसीलिए होता है क्योंकि सॉलिड के जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो लिक्विड और गैस के अट्रैक्शन फोर्स, दो मॉलिक्यूल के अट्रैक्शन फोर्स से ज्यादा होता है। यानी कोई भी सॉलिड ले लो, सॉलिड का अगर दो मॉलिक्यूल कंसीडर कर लो, अगर उनके बीच अगर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो अगर कोई दूसरा लिक्विड लेंगे तो उस केस में इस केस में जो फोर्स होगा वो 100 से कम होगा। तो सबसे ज्यादा फोर्स जो होता है दो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच होता है, इसीलिए ये जो फोर्स होगा हमारा सॉरी ये जो सॉलिड होगा उसका एक फिक्स्ड शेप और साइज होता है, ठीक है। मान लो हम लोग मर्क्यूरी देखते हैं, जैसे अगर मान लो मर्क्यूरी अगर हम लोग उसको हाथ से लेकर के अगर अलग अलग सेपरेट भी करना चाहें तो सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि जैसे देखना आप अगर आप होल्ड करने की कोशिश करोगे तो वो फिर से भले सेपरेट हो जाएंगे लेकिन हमारे हाथ में नहीं आते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि मर्क्यूरी के दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स होता है वो काफी ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू किसके, कि मर्क्यूरी और हमारे हाथ के मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो अगर मान लो उनके खुद के मॉलिक्यूल्स के बीच जब फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो हम उनको इजिली सेपरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलो लिखो यहाँ पे हेडिंग डालो उसमें कोहेसिव फोर्स, हेडिंग डालो कोहेसिव फोर्स और लिखो this force is due to this force is due to two molecules of same substance due to molecules of two molecules of same substance यहां पे लिखो solids have
solids have fixed shape and size. Solids have fixed shape and size because cohesive force is more than that of liquid and gases. Is more than that of liquid and gases. Next one लिखो, we are not able to separate drops of mercury. We are not able to separate drops of mercury due to strong cohesive force. Due to strong cohesive force. वही चीज अगर देखो, अगर एडहेसिव फोर्स की बात करें तो क्या होगा कि दो अलग अलग मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, जैसे मान लो अगर हमने क्या किया कि अगर एक वाटर और ग्लास के मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स देखे, या फिर जैसे अगर हनी और ग्लास के मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स, मर्क्यूरी और हमारे मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स, तो अगर दो अलग अलग मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स की अगर बात कर रहे हैं तो वो जो फोर्स होगा वो कौन सा फोर्स कहलाता है? एडहेसिव फोर्स। ठीक है, और एडहेसिव फोर्स जो होगा वो उसी के कारण जो होता है, हम जैसे बोर्ड पे या अगर कॉपी पे लिख पा रहे हैं तो वो इसी के कारण होता है, क्योंकि जो इंक का जो मॉलिक्यूल है और ये बोर्ड का जो मॉलिक्यूल है, इनके बीच का जो एडहेसिव फोर्स है वो ज्यादा है, इसीलिए हम क्या कर पा रहे हैं कि इस बोर्ड के ऊपर भी हम लिख पा रहे हैं। ठीक है, या फिर ऐसे देख लो कि जैसे मान लो अगर देखा होगा आपने जो फेविक्विक या फेविकॉल जो लिखा हुआ रहता है, या गम वाले जो भी एड या जो भी ऑब्जेक्ट हो उसके ऊपर लिखा जाता है हाईली एडहेसिव। तो हाईली एडहेसिव इसीलिए लिखा जाता है कि वो पर्टिकुलर गम या फेविकॉल के मॉलिक्यूल्स और ये जो सरफेस के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो काफी ज्यादा है, इसीलिए वो दो ऑब्जेक्ट को वो जो रहता है वो स्टिक कर पाता है। फेविक्विक के जो मॉलिक्यूल्स होंगे या ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स काफी ज्यादा होता है, इसीलिए वो दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से स्टिक करने में कैपेबल होता है। ठीक है, ये जो दोनों फोर्सेज होते हैं वो कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है नेचर में, और ये जो दोनों फोर्सेज होते हैं वो प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? आर, जो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंस के 8th पावर के। यानी जो कोहेसिव एडहेसिव फोर्सेज होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं 8th पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। यानी जितना कम डिस्टेंस होगा उस केस में फोर्स उतना ही ज्यादा हो जाता है। ठीक है, चलो लिखो यहाँ पे, हेडिंग डालो एडहेसिव फोर्स, हेडिंग डालो एडहेसिव फोर्स। The force between two molecules, the force between two molecules of different material is called adhesive force, is called adhesive force। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, we are able to write on board or paper, we are able to write on board or paper due to adhesive force between them, due to adhesive force between them। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, both are electromagnetic in nature, both are electromagnetic in nature
both are electromagnetic in nature. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, both depend upon eighth power of both depend upon eighth power of the distance between the molecules. Eighth power of the distance between the molecules. ब्रैकेट में लिख लो F प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर 8. चलो ठीक है, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, और ये बुकलेट में आप लोग को भेज दूंगा, ये फ्लूइड की भी और ये पूरा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की भी, ठीक है।